और इस वक्त बड़ी खबर कि असम में 9 अप्रैल को मतदान होंगे और 4 मई को नतीजे आएंगे। बाकी राज्यों में भी डेट अनाउंस हो चुकी है। केरल में 9 अप्रैल को मतदान और 4 मई को नतीजे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान और 4 मई को नतीजे आएंगे। सभी राज्यों में 4 मई को नतीजे आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में इलेक्शन हो रहे हैं और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को मतदान है और 4 मई को नतीजे आएंगे। मेरे साथ इस वक्त मनोज्ञा जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, बंगाल में आप अभी कुछ देर पहले बता रही थी सुचरिता को कि पारा बहुत हाई है और कई तरह के सवाल किए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि किस तरह से आप ट्रस्ट वापस लेंगे, और खास करके एसआईआर को लेके बहुत सारे सवाल वहां पर हुए थे। जो पेंडिंग केसेस हैं उसे लेकर सवाल हुए थे और एक बड़ा सवाल ये भी था कि 8 फेजेस में चुनाव के बाद अब 2 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं बंगाल में। ये क्यों, कैसे, क्या इसका असर होगा? देखिए, 2 बातें हैं। पहला ये कि 2 फेज में चुनाव करने की मांग कई सारी पार्टियां कर रही थी, यानी कि ये सब जानते थे कि 7 फेज में तो चुनाव नहीं होगा, इसलिए 5 से कम फेज में होगा, पर अब ये 2 फेज में ही सिमट गया है। दूसरा, प्रशासन की तैयारी कई गुना ज्यादा पश्चिम बंगाल के लिए होती है क्योंकि यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी कई गुना ज्यादा है। असम से इतनी शिकायतें नहीं गई या बाकी राज्यों में जहां पर एसआईआर हुआ है वहां पर इतने आरोप प्रत्यारोप नहीं हुए, या फिर मौत का जिम्मेदार चुनाव आयोग को नहीं ठहराया गया। ऐसे में चुनाव आयोग पर जिस तरह के आरोप लगे हैं वो पूरे देश में किसी और राज्य से नहीं लगाए गए हैं। और खुद ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो भी हैं और वो बखूबी जानती हैं कि जब राजनीति की बात आती है तो साम दाम दंड भेद के साथ जब चुनाव लड़ा जाता है तो प्रशासन की भी तैयारी होती है और पार्टी की भी तैयारी होती है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि इस बार का चुनाव बहुत ही हाई वोल्टेज होगा, पर इस बार ये भी साफ है कि 2 फेज में होने वाला ये चुनाव क्या इस बार गर्मी की तपिश से बच पाएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि चुनाव आयोग को कई सारे जवाब देने थे। एसआईआर में जिस तरह के आरोप लगे हैं, कहीं पर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की बात हो या फिर ऐसे बहुत सारे वोटर हैं जिनका नाम कट गया है, विरोध प्रदर्शन है, यहाँ तक कि अधिकारियों के नाम कई जगह लिस्ट पे नहीं आए हैं, कई लोगों के नाम बदल दिए गए हैं, सरनेम बदल दिए गए हैं या फिर उनकी स्पेलिंग एरर आई है। मेरा खुद का नाम अगर मैं कहूँ कि स्पेलिंग एरर में शामिल हो गया है तो ये कुछ गलत नहीं है, पर इन सब के बीच में चुनाव आयोग को ऐसे बहुत सारी प्रक्रिया का भी पूरा निर्वाह करना पड़ रहा है, जिसमें एक और सुप्रीम कोर्ट शामिल हो गया है तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ साथ जुडिशरी शामिल है। अब इन सब के बीच में चुनाव होंगे, इसलिए बंगाल पर सबसे ज्यादा नजर होगी क्योंकि बंगाल की लड़ाई ही सबसे ज्यादा तेज और तीखी होने वाली है। जी, और आप जैसा बता रही थी कि पारा बहुत चढ़ गया है वहां पर, चुनावी पारा, लेकिन आज डेट अनाउंस होने के बाद किस तरह की हलचल है? और इलेक्शन अब कम से कम ये तो है कि इस गर्मी में कम फेजेस में होंगे, इतने लंबे नहीं खिंच रहे हैं, तो वो कुछ राहत है। ये राहत की बात पूरी तरह से तो नहीं है, क्योंकि बात जब कैंपेन की होगी तो अभी कैंपेन इसलिए रुका हुआ था क्योंकि जब स्थानीय एग्जाम्स चलते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स चलते हैं, तो फिर कोर्ट का ऑर्डर है कि आप माइक्स नहीं चला सकते हैं या फुल वॉल्यूम पे 1 डेसिबल के ऊपर माइक्स नहीं चल सकते हैं। इसलिए अब चुनावी रैलियां शुरू हो गई हैं। ब्रिगेड पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई तो उसी समय तृणमूल कांग्रेस की मंत्री शशि पांजा के घर पर पत्थरबाजी का आरोप रहा। वहीं पर यह भी आरोप रहा कि बीजेपी ने तृणमूल पर पत्थर मारे और तृणमूल ने पत्थर बीजेपी पर मारे। लेकिन इन सब के बीच में आपको प्रशासन के किरदार को भी देखना होगा और इस समय अब पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में होगा, इसलिए चुनाव आयोग को कई सारी बातों का ध्यान रखते हुए इस बार कम से कम हिंसा के साथ अपने चुनाव को पूरा कराना होगा। जी, धन्यवाद आपका मनोज्ञा। तौसीफ खान भी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। ऋतिक मंडल हैं बंगाल से। यहाँ स्टूडियो में 2 गेस्ट हैं, लेकिन हम सबसे पहले अखिलेश के पास चलेंगे और अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने भी सुनी, बहुत सारे लोग राजीव कुमार को मिस कर रहे थे, उनकी शेर व शायरी वगैरह जो है, लेकिन अभी इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ज्ञानेश कुमार की, क्या आपको मुख्य पॉइंट्स उसमें लगे, बड़ी बातें, न्यूज पॉइंट्स? देखिए, कई सारी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग ने की हैं। चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, साथ ही जो बुजुर्ग मतदाता है उनको पूरी सुविधाएं मिले, इसके लिए कई सारे कदम चुनाव आयोग लगातार उठाता आ रहा है। तो उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। जिस तरह से कहा गया है कि मोबाइल फोन आप डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके लिए अलग से एक व्यवस्था वहाँ पर की गई है पोलिंग बूथ के बाहर, क्योंकि कई लोगों की शिकायतें रही हैं। साथ ही जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, वहाँ के जो मतदाता होते हैं उनके लिए भी इंतजाम किया गया कि वहाँ पर ही पोलिंग बूथ बना दिए जाएं, ताकि जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाया जा सके, खासतौर से बड़े शहरों में। तो ये सारी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग अपने से लगातार कर रहा है। और इसी के साथ जो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठते आए हैं, जैसे कि एसआईआर को लेकर के लगातार सवाल उठे हैं, वो चाहे पहले बिहार में हो या बाद में पश्चिम बंगाल में हो, तो उनका जवाब भी विस्तार से ज्ञानेश कुमार ने दिया है। खुद वो भी
इस समय एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई है, जब पहली बार आजादी के बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस विपक्षी पार्टी की ओर से दिया गया, तो उसकी छाया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी ये प्रश्न इस बारे में पूछा गया था। तो इन सबके बीच में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग का विश्वास है, आत्मविश्वास दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल, जहाँ पर की राजनीतिक हिंसा हमेशा सुर्खियां बनाती रही है चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान, वहां पर केवल 2 चरणों में इस बार चुनाव कराने का फैसला किया गया। तो नगमा, इसके पीछे बड़ा कारण ये कि 7 तारीख को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले अगर आप उल्टी गिनती करेंगे तो ज्यादा स्कोप आयोग के पास नहीं था। ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते केवल 2 चरण में चुनाव कराने का फैसला किया। जी अखिलेश, धन्यवाद। सतीश जी, बहुत जल्दी से आपसे एक कमेंट चाहूंगी कि आपके लिए इस समय क्या लगता है, चुनाव आयोग के सामने क्या बड़ी चुनौती है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव, ये सबकी नजर है इस पर। देखिए, 4 बातें हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है चुनाव आयोग के लिए विश्वसनीयता। वो अपने को निष्पक्ष साबित करे। हम कहते हैं कि सीजर की लुगाई को सस्पिशन से ऊपर होना चाहिए, उसके लिए मुफीद मौका, नंबर 1। नंबर दो, इस बार के चुनाव में मुझे 2 चीजें नजर आ रही है जो शेड्यूल आया है। अभी तो सेंट्रल फोर्सेज अभी तो बंगाल गई नहीं है और 2 फेज में आप चुनाव करा रहे हो वहां। तो ये तो ममता वाले लोग तो यही कहेंगे, देखो भैया आप पिछले बार 8 बार में कराए थे, इस बार 2 बार में कराए थे, हमारे यहाँ तो लॉ ऑर्डर सुधर गया। अखिलेश ने लेकिन थोड़ी उसके कारण बताए कि क्यों हो रहे हैं 2 फेज में। अखिलेश जी का कारण वो अलग होगा, ममता के कारण अलग होगा। कि आप मोहर मार रहे हैं ना कि भाई 8 से आप 2 पे आ गए। दूसरा एक और चीज है, कांग्रेस के लिए डबल डायलेमा है जो मैं देख रहा हूँ कि भाई वो असम में। जी, 1 सेकंड रोक रही हूँ। तारीखों के ऐलान पर सीएम हेमंता ने पोस्ट किया है। ये दर्शकों को पहले बता दें कि उनका क्या पोस्ट है। यतो धर्मस्तो जय, सीएम हेमंता ने ये पोस्ट किया है। क्या मतलब हुआ है इसका कि धर्म की जीत होगी, शायद यही वो कह रहे हैं। क्या पोस्ट किया है? तो इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा का एक पोस्ट आया है तारीखों के ऐलान के बाद, वो हम आपको बता रहे हैं। और सतीश जी, आप कंटिन्यू कर रहे थे। मुझे लगता है वो कह रहे हो हिंदू धर्म की जीत होगी, तरह तरह के बयान देते रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं कह रहा था कि देखिए कांग्रेस के लिए डबल डायलेमा इसलिए है कि वो असम में जोर लगाए जहां पर हिमंता को हराए, या फिर केरल में जोर लगाए जहां वो जीत हासिल करे। ये जोर है, ये बड़ा मुश्किल है। और तीसरा एक और चीज, अभी आपके संवाददाता ने ये खबर दी कि ये टीएमसी और कांग्रेस के बीच बातचीत हो सकती है, एक कोई सुलह का या कुछ। तो क्या टीएमसी और कांग्रेस? नहीं, मुद्दा है, ये मुद्दा है या बड़ा मुद्दा है ऋतिक मंडल। हाँ, मुद्दा ये है नगमा जी कि भाई उनको ये फिर मदद मिलेगी केरला में कि देखो भैया हम बंगाल में लेफ्ट के साथ नहीं गए। लेकिन अगर ममता और कांग्रेस साथ आते हैं तो फिर भाजपा बड़ा जोर से चुनाव लड़ने लगेगी बंगाल में। चलिए, ऋतिक मंडल, आपका क्या कहना है इस पर? मैं जरा इस बात को साझा करना चाहता हूं हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, जिस बात पर चर्चा हो रही है कि पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में 2 चरणों में मतदान, जो शेड्यूल जो हमारे सामने आ रहा है उसके हिसाब से 152 सीटें जहां पर चुनाव पहली चरण यानी 23 अप्रैल होने जा रहा है। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है और जियोग्राफिकली अगर हम समझे तो ये नॉर्थ बंगाल के जो हिस्सा यानी दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कोच बिहार, शिलीगुड़ी और उसके बाद दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और उसको होकर पश्चिमी छोर यानी जंगल महल एरिया जो काफी माओवादी से प्रभावित हुआ करता था तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आने के बाद, ममता के मशक्कत के बाद, जो रेड टेरर वो बिल्कुल उसका नामो निशान मिट चुका है। लेकिन वहां पर जैसे गर्मी की बात हो रही है तो उन सब इलाकों में यानी मेदिनीपुर, झारग्राम, इन सब इलाकों में पहली चरण में एक साथ चुनाव होगा। मैं जरा जिक्र करना चाहूंगा इनमें से मालदा, मुर्शिदाबाद और कोच बिहार जैसा डिस्ट्रिक्ट जो काफी सेंसिटिव रहता है और मेदिनीपुर में काफी सारे हिंसक वारदात जो है चुनाव के दौरान हम देखते हैं। तो 152 सीटों में पहली चरण 23 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और बाकी बचा 142 सीट वहां पर चुनाव होने हैं 29 अप्रैल को। और जो दक्षिण बंगाल, कोलकाता, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, इन सब के इलाकों में से होता है। तो जिस बात की चर्चा हो रही है और हालात को मद्देनजर रखते हुए जो फिलहाल जिस तरीके से बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जहां पर हम पिछले कई सारे चाहे 2019 के चुनाव कहे, 2021 के विधानसभा चुनाव कहे या फिर 2024 के चुनाव कहे या फिर पंचायत चुनाव जहां पर सबसे ज्यादा जो है वायलेंस होता है, ये इन सब बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहां पर एक चरणों में तो कहीं ना कहीं इशारा चुनाव आयोग का था
कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा जो है सेंट्रल फोर्सेस के तैनात के जरिए इन सब जो जहां पर सेंसिटिव बूथ हमने देखा है कि सिलसिलेवार तरीके से जहां जहां ज्यादा होता है उन सब जगह पर एक पहले चरण में ही चुनाव करवाना चाहता है। मैं आपको जरा बता दूं कि चुनाव का दिन घोषणा होने से पहले ही 480 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती हो चुकी है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। और जो है मुख्य चुनाव आयोग उन्होंने कोलकाता के दौरे के बाद उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि उनका एक ही मकसद है जो शायद काफी सालों से देखा नहीं गया है, बंगाल में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना। हमने ये तो अब बड़ा सवाल ये भी है कि ये शांतिपूर्ण चुनाव हो पाएंगे क्या? ये एक बड़ी चुनौती है और 2 फेजेस में यहाँ पर इलेक्शन होने हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मावा जी, आप इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दें। जी जरूर। तो पहली बात तो ये है, देखिए 2 चरण में चुनाव होगी। अगर 2 चरण में चुनाव होगी तो लास्ट टाइम 8 चरण में चुनाव हुआ था, उसके हिसाब से कैनवसिंग के दिन जो हैं वो कम होंगे। तो कैनवसिंग के दिन कम होंगे तो अगर वहाँ कोई वायलेंस होने का कोई स्कोप है तो वो भी लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ डेज अगर आप देखिएगा तो उस हिसाब से वो वायलेंसकारियों को भी समय उतना नहीं मिलेगा। तो एक तो ये हिसाब है। दूसरी बात ये है कि इस समय मुझे लगता है बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो SIR है, और SIR को अभी तक उसकी प्रक्रिया चल रही है, जिस वजह से इलेक्शन कमीशन ने बंगाल का डेट्स जो है वो अंत के तरफ रखे हुए हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 5 तारीख तक ही बची हुई है, तो उसके अंदर होगी। तो उस हिसाब से अब वायलेंस करने के लिए आपको नए मुद्दे, अगर आप बोलेंगे कि कम्युनल मुद्दा है, कहीं कहीं कोई और मुद्दा है, तो वो सारे मुद्दे शायद अभी निकल के आना मुश्किल है, क्योंकि ये प्रक्रिया ही चल रही है। तो अगर वायलेंस अगर होगी भी, जैसे कल भी थोड़ी बहुत हुई थी कलकत्ता में मेरे ख्याल से, ये सारा इसका स्केल जो है काफी छोटा होगा मुझे लगता है, और SIR रिलेटेड होगा, क्योंकि चुनाव जो है वो कम दिनों में है और इशू ऐसा है, तो वायलेंस जो है कम होगा इसमें। और SIR इशू है तो SIR को लेके होगा, और कुछ ठीक है। तो कंचन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एक वरिष्ठ पत्रकार। ये आप हमें जानकारी देंगे कि बंगाल में कंचनदा किस तरह से असर पड़ेगा? कम फेजेस में, 2 फेजेस में चुनाव हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल सबके मन में है कि बंगाल को लेकर के हिंसा वहां पर होगी, ऐसा अंदेशा है और होती रही है, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर? और SIR एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी वहां पर है, जिसकी प्रक्रिया जो है वो ऑनगोइंग है। ये 2 अलग विषय हैं। एक तो जो चुनाव का प्रोसेस है वो कितना सेफ रहेगा, कितना फ्री रहेगा। अगर 2 दिन में चुनाव कर रहे हैं तो इसमें 3-4 सुविधाएं हैं। एक, जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय होंगी, तो उनका जो एक कंसंट्रेशन होता है कॉन्टिग्युअस एरियाज में, उनका स्प्रेड सही रहेगा, डिप्लॉयमेंट सही रहेगा। दूसरी बात है, जब चुनाव के दिन कम हो जाएंगे, बस 2 ही फेज में चुनाव हो रहे हैं, तो जो एक मोबिलाइजेशन होता है एंटी सोशल एलिमेंट्स का चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, उसकी स्कोप भी घट जाती है। तीसरा है, अगर आपका, जैसे अभी किसी ने बताया कि अगर कैंपेन पीरियड लंबा नहीं रहता है तो जी हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अगर कैंपेन पीरियड लंबा नहीं रहता है तो वहां पर भी आपको जो है वायलेंस कम दिखने को मिलता है। तो ये सब मिला के मेरे हिसाब से अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना काम सही से किया, अगर डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की सही हुई, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड मैनर में वो डिप्लॉयमेंट हुई कि कोई गैप्स ना रहे, कंटिन्यूअस असेंबलीज वो कवर्ड हो, तो जो निर्वाचन का प्रोसेस है वो सही रहेगा। दूसरी बात जो है SIR की, SIR वेस्ट बंगाल के केस में अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस है। करीब 50 लाख नाम अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इस पर काम हो रहा है। जुडिशियल ऑफिसर्स इस प्रोसेस को देख रहे हैं,
और सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है कि जैसे जैसे नाम क्लियर होंगे वो लिस्ट में ऐड होते रहेंगे और जिनको कोई भी आपत्ति है वो अपील प्रोसेस में जाएंगे। तो अब से लेके आज हम लोग मार्च के 15 तारीख पे हैं, अब से लेके अगर हम 23 अप्रैल का देखें तो जितना समय है उसमें मुझे लगता है इन नामों में से ज्यादातर नाम जो है उसका जो प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा और अगर नहीं होता है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट का है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। ओके, हमारे साथ रोहन गुप्ता जुड़ गए हैं बीजेपी से। रोहन जी, एक बड़ी चुनौती सबके मन में ये है कि बंगाल के ऊपर ध्यान है और बंगाल में किस तरह से हिंसा मुक्त चुनाव हो और 2 फेजेस में चुनाव रखे गए हैं। भी कंचन गुप्ता जी ये बात बता रहे थे कि शायद इसलिए क्योंकि अगर फेजेस कम होंगे तो हिंसा जो होगी या जो एंटी सोशल एलिमेंट्स गैदर होते हैं उनको कम समय मिलेगा। तो इस तरह की बातें हैं, पर आपने सुना होगा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको क्या लगा इस समय, क्या बड़ी चुनौती है असम में, बंगाल में? देखिए, मैं इसको चुनाव सुधार की प्रक्रिया की तरह ही देख रहा हूँ। पूरे देश में कभी भी चुनाव जब होते हैं तब अगर सिंगल फेज में भी हो तो अच्छी बात है, हमारा कंट्रोल दिखाता है, चुनाव आयोग का कंट्रोल है, हमारी सिस्टम का कंट्रोल है। मुझे तो इसमें कोई विरोध की बात ही नहीं कर रहा। मैं 2-3 अभी चैनल पे डिबेट कर रहा था, लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। अगर ज्यादा स्तर पे होता तो ये कहा जाता देखिए मोदी जी को प्रचार करना है इसलिए 8 फेज में रखा गया, अब 2 फेज में हो रहा है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई राजनीति देखनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक आबकारी स्टेप है और चुनाव आयोग ने जो किया है वो एक सराहनीय कदम है। ये हमारी सिस्टम में हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है। सारी पार्टियों को मिलकर इसका स्वीकार करके इसको वेलकम करना चाहिए। बात रही जो जिस प्रकार से पूरा शेड्यूल दिया है, मुझे लगता है ज्यादा स्तर राज्यों में जब सिंगल फेज में चुनाव है, ये पूरी सिस्टम का कंट्रोल दिख रहा है और सबको उसका स्वागत करना चाहिए। बंगाल में आपका अब ये कहा जाए कि नहीं इससे लॉ एंड ऑर्डर का ये है वो है, ये चुनाव का समय नहीं है। अब ये जो चुनाव शुरू हो चुका है तो इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि चुनाव आयोग ने अपना जो आकलन किया उसमें उनको ये कॉन्फिडेंस है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन 2 फेज में इस बार बंगाल में करवा पाएंगे, उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। हमारे साथ तौसीफ खान भी जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तौसीफ, आपको क्या लगता है इस वक्त में जो 2 फेज में चुनाव हुए हैं वो सरकार के लिए, ममता सरकार के लिए कैसे इसको देखा जा रहा है और क्या चुनौतियां वहां पर हैं सरकार के लिए? ये भी खबरें और चर्चा इस तरह की है, शायद कांग्रेस से भी बातचीत हो सकती है, टीएमसी की। देखिए, पिछले 3 चुनाव में 2019, 2021 और फिर अभी आखिरी में लोकसभा के चुनाव में बंगाल में हमेशा ही कई चरणों में चुनाव किया गया और ममता बनर्जी ने इसका खुलकर विरोध किया। हर चुनाव में ये मांग की गई थी कि भाई चुनाव के जो चरण हैं वो कम होने चाहिए। तो इसलिए ये जो 2 चरण में चुनाव इस दफा होने का फैसला है तो इसका स्वागत किया जाएगा बेशक। दूसरी बात है कि अगर कांग्रेस से अलायंस होना है या नहीं होना, इसमें कोई नई बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के साथ अलायंस करके पहले ही 2014 में भी उससे पहले भी स्टेट इलेक्शन में जो है चुनाव लड़ चुकी है। कि ये पॉसिबिलिटी है, गुंजाइश है? ये तो देखिए वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन पिछले चुनाव जैसे 2021 में हुई उसमें तृणमूल ने अकेला किया क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन था। इस चुनाव में अब तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि उनका किसके साथ गठबंधन है, लेकिन राजनीति में सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। अब तक तो तृणमूल के तरफ से अपने पूरे सीट के कैंडिडेट लिस्ट रेडी हो चुके हैं। वो चाहे फैसला अगर होता है तो वो पब्लिक में आम आ जाएगा, वरना अपने कैंडिडेट्स तो पूरे तैयार है। हर एक लिस्ट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तृणमूल के कैंडिडेट तैयार है। और जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह से एसआईआर के द्वारा बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है, जिस तरीके से बंगाल की जनता परेशान हो चुकी है बीजेपी से। आप देखिए, कल ही प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री के आने के टाइम पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल की एक महिला मंत्री के घर पे हमला बोल दिया, पथराव की गए, वहाँ पे मंत्री को खुद चोट लगा, मंत्री के सपोर्टर को चोट लगा। तो ये आप कह रहे हैं कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है बीजेपी ने एसआईआर के जरिए, और एसआईआर में ये भी 50 लाख जो मामले हैं वो पेंडिंग भी हैं, ऑनगोइंग है। हम मनोरंजन भारती के पास चलेंगे, लौटेंगे आप तमाम लोगों के पास एक क्विक कमेंट के लिए। मनोरंजन, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे?
देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये पूरा चुनाव एसआईआर पे फोकस है, और आपने देखा ममता बनर्जी किस ढंग से आके सुप्रीम कोर्ट में खुद वकालत की। तो ममता बनर्जी की जो स्ट्रेटेजी है तीन चरण में एसआईआर को लेकर के, एक तो रोड पे लड़ना जो कि वो हमेशा से लड़ते आ रही है, एक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई करी उसने, और तीसरा जो संसद में जिस ढंग से मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाअभियोग यानी इम्पीचमेंट ला रही है, तो एक ये लड़ाई चल रही है। दूसरी बात जो है वो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में जो एक बार फिर से बातचीत शुरू होने की बात चल रही है। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी जो डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, उनको लगता है कि एसआईआर की वजह से जितना भी कुछ यदि नुकसान होने की आशंका है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो कांग्रेस के साथ बातचीत करने का मतलब कांग्रेस इस बार अकेले है वहाँ पे चुनाव में, तो किस ढंग से होगी ये बातचीत, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अधीर रंजन चौधरी कैसे रिएक्ट करेंगे ये देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस चुनाव में ममता बनर्जी कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आज सुबह डीए का अनाउंसमेंट, उस पर चुनाव आयोग से पूछा गया, उन्होंने बोला नियम के तहत किया गया है। जब अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तो वो बात भी ममता बनर्जी की रह गई। महिलाओं के लिए जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, क्योंकि मेरा मानना है या बहुतों का मानना है कि 2 अहम फैक्टर जो है ममता बनर्जी को हर बार सत्ता में लाता है, एक माइनॉरिटी फैक्टर, एक महिला फैक्टर। महिलाओं के लिए जितनी काम वो कर रही है और जितनी भीड़ मैंने पिछले चुनाव में पोलिंग के वक्त महिलाओं की देखी थी, आज तक मैंने कहीं नहीं देखी है। तो इन सब का काट जो है वो बीजेपी को ढूंढना होगा, वरना ममता बनर्जी के लिए वो सब चीज़ें वो एक एक करके जोड़ती जा रही हैं जो उसको सत्ता तक पहुंचा सकती है। तो कंचन गुप्ता से पहले मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। जो हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती कह रहे हैं कि बीजेपी को ये कार्ड ढूंढना पड़ेगा इन चीजों के लिए जो ममता बनर्जी के फेवर में रही। एक 2 एम फैक्टर की उन्होंने बात की है कंचन दा, एक महिला और माइनॉरिटी जो उनके साथ रही हैं हमेशा, और कांग्रेस से बातचीत भी हो सकती है टीएमसी की, इसको भी रूल आउट नहीं किया जा रहा है। आज के दिन में सच्चाई, मैं इस समय कलकत्ते पे बैठा हुआ हूँ। मैं गए करीब हफ्ते भर से यहाँ की स्थिति देख रहा हूँ। आज के दिन में जो स्थिति है टीएमसी में, ममता बनर्जी के अपने लीडरशिप में एक जिसको कहते हैं पैनिक बनी हुई है। जो उनको ये एक धारणा नहीं था कि इस बार बीजेपी की जो पॉपुलर सपोर्ट है वो किस तरीके की है। हम अगर कल के रैली, प्रधानमंत्री जी का जो रैली था कल, उसकी बात करें तो ये कहना बड़ा आसान है कि लोग बाहर से लाए गए, ये हुआ वो हुआ। ऐसा नहीं था। एक ऑर्गेनिक गैदरिंग था वो, और लोग जो आए थे उनमें एक जो स्पिरिट था, जो एक एनर्जी था, वो मैंने पहले जो 2011 को छोड़िए, 2016 या 2021 के चुनाव में इस किस्म की एक जो एंथुजियाज्म है, स्पिरिट है, वो मैंने नहीं देखा था। दूसरी बात है कि अगर आप देखें कल के बाद से एक जो डेस्परेशन आ गया है, ये कहना कि अरे वहां पर लोग ही नहीं थे, अरे भीड़ नहीं आई थी, और ये जो शशि पांजा आ गई, पहले कोई यहाँ पर बैंडेज नहीं था, बाद में अचानक वहां पर बैंडेज आ गया, पहले बड़े गुस्से में बोली, फिर कराते हुए बोली। अब ये सब नाटक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शशि पांजा के घर को अगर अटैक किया होता तो उसकी अलग तस्वीरें होती, वो उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। तीसरी एक और बात सुन लीजिए जरा, जो यहाँ पर कोई कह रहे थे कांग्रेस के साथ अलायंस वगैरह, ये क्यों पॉसिबल है? ममता बनर्जी घबराई हुई है। एसआईआर में जो बोगस वोटर्स के नाम काटे गए हैं, जो लोग मर गए हैं या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं कहीं और, एसआईआर में जो बांग्लादेशी या इलीगल वोटर्स के नाम काटे गए हैं, और अब जो प्रोसेस प्रक्रिया चालू है रिव्यू, बाकी जो डाउटफुल वोटर्स हैं उनको अगर आप देखें तो ये जो माइनस हो रहा है, अगर आप माइनस को देखें तो ये तृणमूल की जो मार्जिन होती थी हर चुनाव में, वो मार्जिन के बराबर है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बोगस वोटर्स जो काटे गए हैं, जो कि तृणमूल के वोटर्स थे, उसकी वजह से एक पैनिक है तृणमूल कांग्रेस में, और इसलिए शायद ममता, ये अगर कोई भी कह दे कि पैनिक नहीं है, चिंता नहीं है, ठीक है। तो प्रभात कुमार, आप क्या कह रहे हैं इसके ऊपर? आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, लेकिन टीएमसी से कोई बातचीत हो सकती है आप लोगों की? सुन लीजिए जरा, कांग्रेस के साथ वो अलायंस करेगी,
क्योंकि उसको वो वोट मार्जिन डिफरेंशियल चाहिए। आप ठीक है, अभी वो इतने कंचन घबराए गुप्ता, हुए आप हैं, कह रहे वो हैं कि कांग्रेस के अलायंस साथ, होगा, लेकिन कांग्रेस इस समय के साथ प्रभात जी को इस सबके तरह की साथ खबर है, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभी तो आज तो चुनाव का ऐलान हुआ है और सबसे पहले बधाई लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए उन पांचों राज्यों के मतदाताओं को कि वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दुरुस्त करें। अब आते हैं, आपका वो प्रश्न कुछ हाइपोथेटिकल नहीं लग रहा है आपको कि जो चीजें अभी कहीं दिख ही नहीं रही है उस पर बात करना तो बेमानी हो जाएगी ना। हम बात ये क्यों ना करें, पर सियासत में तो कि जो कयास ही लगाए 5 राज्यों जाते हैं, में तमाम चुनाव हुए इक्वेशन हैं। जोड़ तोड़ होती हैं। जैसे ही अभी जैसे कंचन कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पैनिक है क्योंकि बोगस वोटर्स के नाम कटे हैं, टीएमसी के खेमे में उनके हिसाब से एक पैनिक है। और वो कल की रैली की भी बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की रैली में इतने जो लोग आए, कहना आसान है कि लोग बुलाए गए थे पर ऑर्गेनिक भीड़ थी। आपने सुना ये सब कुछ, तो उसका जवाब आपके पास क्या है? कांग्रेस की क्या रणनीति है वहां? नहीं, प्रधानमंत्री जी की रैली में तो सिडनी से लेकर न्यूयॉर्क तक हमने देखा है कैसे लोग जाते हैं और क्या क्या मैनेजमेंट होता है। तो उस पर तो मैं जाऊंगा ही नहीं प्रधानमंत्री की रैली पे, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो पीआर है ना, तो आप कांग्रेस कैंप की बात कीजिए, आपकी क्या वहां पर रैली है, आपकी क्या रणनीति है? क्या आप लोग बिना जवाब तो ले लीजिए। हाँ बोलिए, जवाब तो ले लीजिए, बोलिए। रोहन भाई को पता है कि वो पीआर टीम कितनी तगड़ी है प्रधानमंत्री जी की। अब प्रधानमंत्री जी की रैली में उनको भी दिखा दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, जो गैसों की लाइन में खड़े हैं देश में, उनको नहीं दिखाया गया, वो और भी बड़ी दिखती प्रधानमंत्री की रैली। उससे दिक्कत क्या आ रही है ना कि बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके माध्यम से ही लोगों से मुखातिब होता हूं, लेकिन बोलना पड़ रहा। इस देश की मीडिया को पता नहीं क्या हो गया है। अरे कभी तो सच। अरे लेकिन आप देखिए, मीडिया के ऊपर जाना हमेशा आसान होता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कांग्रेस खेमे के बारे में, आपने कहा जवाब सुनिए, पर जवाब क्या दे रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस की क्या रणनीति है वहां पर, आपके इश्यूज क्या हैं? क्या आप टीएमसी के साथ वहां पर जाएंगे? कांग्रेस 294 सीट बंगाल की, और सिर्फ बंगाल में चुनाव नहीं है, मैं वही तक केंद्रित क्यों रहूं? चुनाव 5 राज्यों में है। आगे भी बढ़िए, मैं तो बंगाल की पहले पूछ रही हूँ, उसके बाद आगे दूसरे केरल, पुडुचेरी सबकी बात कर लेते। मैं कह रहा हूं भाजपा का जो तंत्र है ना, वो सेंट्रलाइज कर रहा है इलेक्शन को बंगाल पे। अरे भाई, भाजपा को बंगाल लड़ना है, लड़ते रहे, हमें तो 5 राज्यों में लड़ना है। तो बंगाल में हम 294 सीट पे लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट कर दूं। अभी की जो स्थिति है मैं क्लियर कर दूं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के लिए, कि हम 294 सीट जो बंगाल की, रोहन इसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। रोहन जी, आप क्या, रोहन की प्रतिक्रिया ले ले एक मिनट। रोहन जी, में डिस्कशन हुआ कि आज ममता जी के खेमे में क्यों कहीं ना कहीं बेचैनी, उसके 3-4 कारण जो कंचन जी ने भी कहा, क्यों मैं भी काफी समय से हूँ वहां पे वॉर रूम में। एक तो स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी है वहां पे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी। हर व्यक्ति ये कहता है, डर का जो माहौल है, हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि नहीं, किसी भी प्रकार से इनके चंगुल से हमको निकालो, हम बोल नहीं सकते हैं। और ये पूरे जो भी पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो थक चुके हैं इस शासन के भ्रष्टाचार से, इनकी तानाशाही से, वो इसे मुक्ति चाह रहे हैं। दूसरा आपने इंपॉर्टेंट कहा कि महिला वोटर की बात है। इस बार महिला वोटर पूरी तरीके से नाराज हो, जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी के साथ बर्ताव हुआ, या आरजीकर हॉस्पिटल की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, महिला वोटर्स को फर्क पड़ा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल पड़ा। राष्ट्रपति एक सेंटीमेंट था आरजीकर हॉस्पिटल से लेके, जिस प्रकार से महिला वोटर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है, वो मुझे लगता है राष्ट्रपति जी के साथ भी जो है उस पर असर बिल्कुल पड़ेगा। और ओवरऑल जो महिला कॉन्फिडेंस, महिला वोटर के कॉन्फिडेंस से ममता जी जीत रही है, उसमें बहुत बड़ा डेंट मुझे दिख रहा है। रोहन जी, आप अपनी बात कर रहे हैं और इधर कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात जी अपनी बात कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपनी अपनी बातें। लेकिन हमें दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सतीश जी, जल्दी से आपने इतनी सारी बातें सुनी, मतलब क्या क्या इसमें आपको निकल गया है? ये तो राजनीति तो वही प्रोपेगेंडा और काउंटर प्रोपेगेंडा का बन गया है। ये जो कौन क्या बोलता है, आज किस पार्टी में, कल कहाँ जाएगा, इस पर यकीन की बात करने लायक नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर भारतीय जनता पार्टी 4-5 हजार रुपया बंगाल में वोटरों को देती, जैसे बिहार में दी थी, तो हम मानते कि मुकाबला बहुत कड़ा होता। वो तो ममता 500 और बढ़ा दी है आज। एक दूसरा, ममता बनर्जी उसी प्रोपेगेंडा की उस्ताद है। तो हमने एक क्वाइन किया इस तरह का जुमला कि ये बी बनाम बी है, वो बंगाली, बंगाल, वो बांग्ला, ये सब को इतना उठा देंगी और इनको बीजेपी को बी को बाहरी बनाने का कोई कसर नहीं छोड़। तो बंगाली बनाम बाहरी वो करवे करेंगी, वो पहले भी की थी। हाँ। खेला होवे
तो हमको लगता है, और जिस तरह से 2 दिनों में चुनाव घोषित हुआ है, 2 दिनों में, तो मुझे लगता है ये एडवांटेज है ममता को। ममता को एडवांटेज है। आपको लगता है ये ममता बनर्जी के लिए एडवांटेज है, महुआ जी? मुझे लगता है ममता बनर्जी के लिए एडवांटेज है और बीजेपी के लिए भी एडवांटेज है, क्योंकि बीजेपी कभी भी उस खैर 2021 में अच्छा रिजल्ट किया था और 2019 में अच्छा रिजल्ट किया था, लेकिन बीजेपी का ना बहुत ज़्यादा अच्छा बेस नहीं है उस स्टेट में अभी तक, उस तरह का पकड़। तो इसलिए उनके लिए मेहनत की है इतने सालों, मेहनत नहीं किए से वो बढ़ा है, उनका बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है, लेकिन इनफ नहीं है। जो रूलिंग पार्टी का काडर है, रूलिंग पार्टी का मशीनरी है, या बाकी जो पार्टियां हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता एंटी ऑफ कोर्स तीन टर्म हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी कहीं भी होगा, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए आपको जिस तरह का बलबूता ज़रूरत होता है, उस तरह का मुझे अभी भी लगता है बीजेपी के पास मिसिंग है। वो प्रॉपर लीडरशिप एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि उनके लिए भी 2 चरण का चुनाव का ही प्रचार करना पड़ेगा उनको। अगर एक ही इश्यूज, पुराने इश्यूज को 7 बार दोहराना पड़ता तो वो उनके लिए सुविधा के जगह डिसएडवांटेज बन जाते। तो उनको भी फायदा है और ममता बनर्जी को तो डेफिनेटली फायदा है, क्योंकि रिसोर्सेज कम यूज करने पड़ेंगे। उनका एकमात्र और सबसे बड़ा, एकमात्र नहीं लेकिन सबसे बड़ा, लेकिन ये जो फेस वही है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वही लड़ेंगे। एसआईआर का मुद्दा है और जिसके चलते जब भी बात हो रही थी कि बोगस वोटर्स को बाहर किया गया, इस वजह से उनको कांग्रेस के साथ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके वोटर्स छिटके हैं। सतीश जी, आपके पास आऊंगी। मनोरंजन इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोरंजन, एक तो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है, सतीश जी ने भी कहा कि वहां पर बी बनाम बी हो जाएगा, बंगाली बनाम बाहरी, और इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास क्या है? खेल तो बहुत जोर शोर से वहां पे होगा। देखिए, 2 चीज आपको बताता हूँ। 2020 के चुनाव में बिहार में एनडीए और आरजेडी, मतलब यूपीए के बीच में, महागठबंधन के बीच में 10,000 वोट का अंतर था। करीब करीब लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। इस चुनाव में आके इस बार हरा देंगे नीतीश कुमार को, लेकिन क्या हुआ, बीच में आ गया 10,000 रुपया पैसे दिए गए, चुनाव के वक्त दिए गए, 202 सीट लेके बीजेपी आई। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जो सत्ता में है उसके पास बहुत सारी चीजें हैं। ममता बनर्जी ने भी वही किया, महिलाओं को पैसे दिए, आज डीए दे दिया जो धरना प्रदर्शन हुआ था। तो उनके पास अभी भी बहुत चीज देने के लिए, जो कि वो दे करके अब चुनाव में जा रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी होगा ही होगा, पिछले 15 साल का शासन है, उसको कम करने के लिए ममता बनर्जी ने इंतजाम किए। दूसरी बात, एक और बात बताता हूँ। हाँ। जब मैं पिछले चुनाव में गया था तो ममता बनर्जी की रैली में बंगाली में गाना बजता था, फुटबॉल होता था, वो व्हील चेयर पर बैठी रहती थी, दर्शकों में फुटबॉल फेंका जाता था। लेकिन बीजेपी की रैली में जो बड़े नेता दिल्ली से जाते थे वो हिंदी में भाषण देते थे, एक डिस्कनेक्ट था। आप देखिए ओवैसी साहब क्यों हट गए वहां से। ओवैसी साहब इसलिए तो क्या उस डिस्कनेक्ट को बीजेपी पार्ट पाई है? वहां पर क्या कोई बड़ा फेस लोकल? मनोरंजन, 1 मिनट आपको रोक रही हूँ। शिखा मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और यही सवाल शिखा जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जो बंगाली अस्मिता या आइडेंटिटी की बात हो रही है और बीजेपी पे फिर से क्या वो बाहरी होने का जो एक वहां उनका टैग है, वो आपको लगता है कि यहाँ वर्क करेगा या बीजेपी उसे पार्ट पाई है, उससे उबर पाई है बंगाल में? देखिए, उबर अभी तक नहीं हुई है शायद, क्योंकि कल शनिचर को मोदी जी बंगाल में आए थे और उन्होंने जिस भाषा में, जिस तरीके से उन्होंने बात किया, उससे लगा कि वो तो डबल इंजन सरकार की बात उन्होंने लगातार बोलते रहे कि डबल इंजन सरकार आएगा तो पश्चिम बंगाल की उन्नति होगी। तो ऐसा लगता है कि बाहर से जब कुछ आएगा तभी पश्चिम बंगाल का उन्नति होगा। यानी कि पश्चिम बंगाल जो पिछड़ा राज्यों में से एक बन रहा है, उसको सुधारने के लिए बीजेपी आ रही है। तो इसका मतलब यही है ना कि वो बाहर से आ रही है और सुधार ला रही है। पश्चिम बंगाल का जो अस्मिता है उसमें उसका एक अहंकार है कि वो बहुत आगे है, वो बाकी सब जगहों से बहुत आगे है। उसकी कल्चर, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी समझ, उसकी सोच, उसकी सब कुछ। मतलब अब अगर ये
इसी पर्सपेक्टिव में हम देखें तो ऐसा लगता है कि दो तरह की नेशनलिज्म काम कर रही है। एक बंगाली नेशनलिज्म, वो जिसका एक बहुत लंबा सा इतिहास है और जो जुड़ा हुआ है भारत का जो स्वाधीनता मूवमेंट है उसके साथ, और एक है बीजेपी की नेशनलिज्म। जी, तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें कि जादवपुर टॉलीगंज में 29 अप्रैल को मतदान होगा और संदेश खाली विधाननगर में भी 29 अप्रैल को मतदान हो। तो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे 29 अप्रैल को वोटिंग है, उसका नाम है बारासात, बशीरहाट में, जादवपुर में, टॉलीगंज में, इन सब जगहों पे 29 तारीख को मतदान है। 23 अप्रैल को कूच बिहार और राजगंज में, साथ ही दुर्गापुर, रानीगंज, इन सब जगहों पर 23 अप्रैल को मतदान होने हैं। आसनसोल, बांकुरा में भी 23 अप्रैल को मतदान है। तो कंचन गुप्ता हमारे साथ हैं। जब नाम भी सामने आ गए हैं कि कहां पे मतदान किस किस दिन है, बशीरहाट काफी चर्चा में पहले भी रही है। ये जो लिस्ट सामने आई है कि किस दिन कहां पे वोटिंग होगी, जिस तरह से वोटिंग होगी और लॉ एंड ऑर्डर का जो एक बड़ा समस्या वहां पर इन जगहों पे खास करके बनी हुई है, कंचन दा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस बार जो है लॉ एंड ऑर्डर मेरे ख्याल से पहले से अच्छा रहेगा, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन पहले से और ज्यादा प्रोएक्टिव होगी। यहाँ पर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी भेज दिए गए हैं। उनकी डिप्लॉयमेंट जगह है जो ज्यादा सेंसिटिव है, जहां पर ये लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा। ठीक है, वहां अब ये पूरा डिप्लॉयमेंट देखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन इसको तय करेगी कि कहां पर कितना भेजना है, किसे भेजना है, कैसे करना है। दूसरी बात है, जो इस बार एक और चीज हुआ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एसडीएम का रैंक दिया गया है कि वो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सके कि अगर यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बोगस वोटिंग हो रही है, तो आप सेंट्रल फोर्सेस को अंदर बुला के उस स्थिति पर काबू ला सके। मैं अभी शिखा दी की बात सुन रहा था। शिखा दी ने शायद प्रधानमंत्री का पूरा भाषण नहीं सुना, या फिर उनको समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई है। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि सब कुछ हम लोग बाहर से ले आएंगे तभी प्रगति होगा, नहीं। उन्होंने कहा बंगाल के पास पूरा टैलेंट है। यंग बंगाली जो है वो देश में सबसे टैलेंटेड यंग इंडियंस में अग्रिम रैंक में है। अगर आप रिसोर्सेज देखें, सारे रिसोर्सेज बंगाल में है। आपको केवल इम्पिटस चाहिए और वो इम्पिटस जो है वो केंद्रीय सरकार ला देगा। अगर शिखा दी का ये कहना है कि बंगाल केंद्र सरकार के सहायता के बिना या केंद्र सरकार के बिना ही आगे बढ़ सकता है, तो ऐसा क्यों हुआ कि बीसी रॉय के जाने के बाद, जब से वाम फ्रंट आई तब से लेके और अब जब तृणमूल है, वेस्ट बंगाल की ये खस्ता हालत क्यों होने लगी? आज जो अभी नीति आयोग का जो 2-3 दिन पहले गए हफ्ते एक रिपोर्ट आया है, जो आखिर के 4 या 5 राज्य हैं, उनमें एक राज्य बंगाल है, और जो पिछड़े राज्य थे जिन्हें हम लोग बीमारू स्टेट्स कहते थे, वो बंगाल से आगे बढ़ के निकल गए हैं। क्या शिखा दी का मानना है कि बंगाल को कुछ नहीं चाहिए, बंगाल में सब ठीक है? आज आप एक 40 साल का जो बेकार रिस्पॉन्स ले ले औरत है, नहीं सुनिए, आज एक 40 साल के बेकार बंगाली को आप क्या दे रहे हो? 1,500 रुपए वो महीने का, वो भी 1 साल के लिए। अगर जो व्यक्ति 40 साल तक बेकार बैठा है, इसका मतलब है वो 25 साल से लेके 40 साल तक वो बेकार है। और ये 25 तो कंचन गुप्ता, एक इसमें मैं बात जोड़ दूं कि आप जो बंगाल की बात कह रहे हैं और लोगों के एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो तो भारत के दूसरे राज्यों में भी है एम्प्लॉयमेंट, जहां पर और 40 साल के लोगों को कितनी आमदनी, कितनी नौकरियां मिल रही हैं। पर आपने सवाल उठाए शिखा जी के कहने पर कि क्या बंगाल को कुछ नहीं चाहिए, क्या बंगाल में डेवलपमेंट इतना है कि आप, शिखा जी, आपको ये बुरा लग रहा है कि क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि हम मिलजुल कर डबल इंजन की सरकार जो है बंगाल को विकसित करेगी? बंगाल में वो प्राइड है बंगाली। 1 मिनट में कंचन जी आपके पास वापस आऊंगी, प्लीज शिखा जी को रिस्पॉन्स देने दें इस पर। शिखा जी, आई थिंक कंचन ने मेरी बात उल्टी समझी है। बात यही है कि अगर पश्चिम बंगाल की विकास की तरफ प्रधानमंत्री अपना नजर डालें,
तो वो वोट बावजूद भी ये कर सकते। ऐसा नहीं है। वो प्रधानमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल एक राज्य है जहां पे इलेक्शन के समय सिर्फ यही कहना कि डबल इंजन सरकार हो तो तभी मैं विकास करवाऊंगा, ये तो गलत बात है। अगर पश्चिम बंगाल की विकास आपको चाहिए तो पश्चिम बंगाल की विकास आप करवाइए। जो अगर आज आपको कनेक्टिविटी, या उन्होंने 18,000 करोड़ का शायद कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात की है, तो अगर ये 18,000 करोड़ इलेक्शन के पहले नहीं, इलेक्शन के बहुत पहले अनाउंस कर सकते थे। अगर कनेक्टिविटी की इश्यू है, क्योंकि कनेक्टिविटी का मतलब क्या है, एक जगह वो दूसरी जगह से जुड़ रहा है, वो सभी इंडिया के अंदर है।